आज मैं फिज़िक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, या यूँ कहिए कि मैकेनिक्स फिज़िक्स का ये एक बेसिक टॉपिक है। पेपर में आता तो बहुत कम है, लेकिन अगर टॉपिक को हम इंक्लूड ना करें या पढ़ें ना, तो फिर हम आगे की चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। एक जो बेस होता है, जैसे कि हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए वाटर के ऊपर खड़े होइए, तो आप वाटर के ऊपर जैसे पैर रख के खड़े हों वैसे आप नीचे चले जाएंगे जब तक कि आपको सॉलिड सरफेस नहीं मिल जाए। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि बालू के ऊपर खड़े होइए, तो हम बालू के ऊपर जैसे खड़े होंगे तब क्या होगा, जैसे खड़े होंगे नीचे धंसने लगेंगे। उसी तरीके से मैकेनिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, जो कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों लिया, क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे 2D, जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आप कैसे पढ़ते थे कार्टेशियन? ये इस तरीके से यहाँ पर ओरिजिन ले लेते थे 0,0, और इससे हम x एक्सेस बोलते थे और इसको हम y एक्सेस बोलते थे। और जब हम ग्राफ पेपर में किसी पॉइंट को ड्रॉ करना था, तो मैंने कहा x एक्सेस से 2 और y एक्सेस से 3 पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको पॉइंट को प्लॉट करना, तो कैसे करते थे? x एक्सेस के 2 पॉइंट ले लेते थे यहाँ पर, और y एक्सेस के 3 पॉइंट ले लेते थे। तो y एक्सेस के 3 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे थे ये, तो यानी यहाँ पर ये जो है 2 और ये 3, तो ये P पॉइंट 2 और 3, x एक्सेस से 2 और y एक्सेस से 3 ग्राफ को प्लॉट करने में हमें हेल्प मिल जाती थी। अब अगर हम मान लीजिए इसको 3D में नोट करें, तो 3D में एक इस तरीके से आ जाएगा, जो x, देखिए x और y दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो z होता है वो x y दोनों के परपेंडिकुलर। तो उसको जो है हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, या मान लो इस तरीके से दिखाएंगे, तो z एक्सेस ये आ जाए। रियल में जो ये लाइन है वो ऐसे होती है एक दूसरे की, यानी x एंड y दोनों की ही एक्सेस के ये क्या है, z परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम इस तरीके से, और हम इसे z एक्सेस बोलते हैं। अब अगर इसका भी मान लीजिए 2 पॉइंट है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के इसको, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक फ्रेम बनता है। ये एक क्या बना, फ्रेम बना। अब ये फ्रेम देखिए, बिल्कुल अगर हम क्लियरली लिखें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, और इसको हम S नाम दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, और इसका ओरिजिन ये O है 0,0,0। इस तरीके से हम इसका ओरिजिन पॉइंट ले लेंगे। अब इस ओरिजिन पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो पार्टिकल मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कंसीडर कर लिया, या ये पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z। यहां से इसको मिला दीजिए आप, तो इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म से। अब वेक्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करने का क्या सीन्स है, दरअसल जो x एक्सेस है, y एक्सेस है और z एक्सेस है, ये तीनों एक तरीके से i, j वेक्टर की तरीके रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
वेक्टर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, आई जे के, जो कि यूनिट वेक्टर होते हैं, आई एक्स के साथ, वाई जे और जेड के साथ। ये यूनिट वेक्टर हैं किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग को। तो इस तरीके से एक फ्रेम यहां पर निकल कर आ जाता है इसी 3D के शेप में। अब जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी करेंगे तो हम इसी तरीके का एक इमेज बना लेते हैं। अगर हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो हम दो इमेज बना लेंगे। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, अब देखिए जरा। मान लीजिए ये जो मेरी ये इस जगह पर हम ये मान लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है, तो देखा जाए तो एक्स, इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लें तो कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे, वाई एक्सिस से ऐसे, और जेड एक्सिस कैसे हो जाए, इस तरीके से। तो ये एक्स वाई जेड पर इतनी दूरी पर ये पार्टिकल लाई कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट लाई करेंगे, तो कोई ना कोई हमारे पास बेस होना चाहिए ना, कि हम इस दीवार से इतनी दूरी पर ये पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से सरफेस से इतना ले रहे हैं और दूसरे वाले वॉल से हम इतनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो ओरिजिन पॉइंट जहाँ से हम स्टडी करते हैं उसे हम उस पॉइंट से, और जहाँ पर वो लाई करता है उस पूरे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। तो ये जो फ्रेम दिया हुआ है, इस फ्रेम को हम किस तरीके से कंसीडर और करते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला हम एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि एक पर्सन यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है और ये ग्राउंड पर है और रेस्ट पे भी है। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है और रेस्ट पर भी है। यहाँ से खड़े होके वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्व कैसे करेगा, ऐसे मान लीजिए कि ये कार है और इस कार में दो लोग बैठे हुए, ये मान लीजिए कार है, इस कार में भी दो लोग बैठे हुए हैं। इसे हम बी और इसे सी ऑब्जर्वर नाम देंगे। ये ए कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर को देखेगा। जब कार रुकी हुई है तो ऐसी कंडीशन में जब वो इन दोनों को देखेगा तो इन्हें रेस्ट पे ही नजर आएगा, किसके, ए के द्वारा। बी सी एक दूसरे को देखेंगे रेस्ट पर, और बी सी ए को देखेंगे तो ए भी रेस्ट में। अब कार मोशन की कंडीशन में आ गई, कार चल रही है। जब कार चलनी शुरू होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ए क्या ऑब्जर्व करेगा, ए ये ऑब्जर्व करेगा बी और सी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बी सी ए को ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो ये देखेंगे, देखिए ये दोनों आगे जा रहे हैं तो इनको दिखाई देगा कि ए पीछे जा रहा है, बी सी आगे जा रहे हैं और इनको दिखाई ये दे रहा है, जा ये रहे हैं, ये रेस्ट में अभी भी है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ए है ये बैक साइड में मूव कर रहा है अलोंग, जैसे ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के निगेटिव में जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए बी और सी एक दूसरे को देखेंगे तो अभी भी रेस्ट पर ही होंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, एक ये फ्रेम बना और एक ये फ्रेम बना, दोनों फ्रेम अलग अलग बन गए, लेकिन दोनों से क्या है, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ रहा है। इसमें दोनों बैठे हुए व्यक्ति मोशन की कंडीशन में भी यही देख रहे हैं कि अभी भी ये रेस्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर हम ये ए से देखें तो ये समझ में आता है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, और जबकि इन दोनों के द्वारा ये क्या देख रहे हैं, बैक, और जब ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं, रेस्ट में। तो यानी ये भी एक फ्रेम हुआ और एक फ्रेम ये भी बना। तो इस तरीके से दो से ज्यादा फ्रेम भी हो सकते हैं। अब ये 3D के शेप में आ गया,
ये 3D के शेप में आ गया और इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट और इन दोनों के पॉइंट के हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्टेंस पता चल गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारी बेसिक लाइन यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन अगर हम डिफाइन कर लें, अगर एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन कर लें या पोजीशन डिफाइन कर लें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा, हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, उसका फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम जितने भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स की, मोस्टली इसमें से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम कुछ और पॉइंट की बात कर लें कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले क्या बन रहा है। ये तो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्क्रिप्शन बताया कि किस तरीके से ये इमेजेशन किया गया और किस तरीके से इसको हम लाए फ्रेम में। आप देखिए कोई एक पार्टिकल है, एनी पार्टिकल, अब ये पार्टिकल कहां लाई करता है, तो उससे हम क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यानी पोजीशन फाइंड कर लेंगे। इस पार्टिकल की क्या इवेंट है, ये पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, यानी वो उसकी इवेंट होगी। और इस इवेंट को ऑब्जर्व करने वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर कहां है और ये पार्टिकल कहां है, ये ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है, इस ऑब्जर्वर से हम इस पार्टिकल की जब इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो जनरली एक पार्टिकल की क्या होंगे, या तो ये पार्टिकल रेस्ट पर होगा या ये पार्टिकल मोशन में होगा। इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर भी या तो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा, यूनिफॉर्म में है या एक्सलेटेड है। अभी हम जितनी भी बातें करेंगे वो सिर्फ या तो रेस्ट पे बात करेंगे, किसकी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा क्या, पार्टिकल के इवेंट को, तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। यहां पर ऑब्जर्वर जिस जगह पर बैठा हुआ होगा उसे हम क्या नाम देंगे, फ्रेम नाम देंगे। और फ्रेम को हम 3D से नोट करते हैं, हो सकता है 2D भी। जैसे कि मान लीजिए 1D का मतलब क्या हुआ, 1D का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी ओनली वन एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, ओनली वन एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है। जैसे कि मान लीजिए इसके अलोंग मूव कर जाए या ओनली इसके अबाउट मूव कर जाए या इसके, तो 1D। अगर ये 2D यानी 2 डायरेक्शन को अगर ले, जैसे कि एक ट्रेन जो है एक ट्रैक पर चल रही है, स्ट्रेट ही चलती है, 1D। इसी तरीके से एक थ्रेड के ऊपर एक क्या कर रही, चींटी चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1D का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक प्लेन पर, तो वो हो जाएगा 2D। अब 2D में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लेगा या वाई जेड ले लेगा या जेड एक्सिस वाई एक्सिस ले लेगा साथ में। अब अगर कोई मान लीजिए कि हमने एक व्यक्ति जो है हवा में उड़ रहा है, हाँ व्यक्ति का ना लेके हम एक मॉस्किटो या मक्खी का एग्जाम्पल ले लें, तो ये क्या होते हैं, जब ये मतलब स्पेस में उड़ते हैं तो यहाँ पर ये 3D हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों को ही डिजर्व करते हैं। तो इस तरीके से वो 3D की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इनके एक्सिस को हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया कि ये ऑब्जर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल या बॉडी के बारे में तब तक अच्छे से नहीं बता सकता है जब तक वो ऑब्जर्वर
कि हमें कंडीशन न मिल जाए, तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सेट की ज़रूरत होती है या कार्टेशियन सेट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके हमको डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको उतार लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। इसको हम लिख देते हैं। A system frame of reference, a system of coordinates axis which defines the particle, object, body, कुछ भी आप लिखिए यहाँ पर जिसका आप ऑब्जर्वेशन करना है। इस बॉडी के अंदर एक पार्टिकल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी ले लीजिए। और एन इवेंट इन 2 और 3 2 या 3 dimensional space is called a frame of reference. The simplest frame of reference is Cartesian coordinate system in which the position of particle is written by 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। हम इनको x, y, z के फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये इसका ओरिजिन हो गया, इसे हम फ्रेम ऑफ s नाम देंगे। ये 0, 0, 0 यानी ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल लाई कर रहा है, ये पार्टिकल जो कि x एक्सिस के अलाउ कितना है x, y एक्सिस के y, z एक्सिस के अलाउ ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। अब ओरिजिन से यहाँ तक के बीच की ये पोजीशन हम क्या लिखते हैं r लिख दें। इस पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, पोजीशन r। अब देखिए पोजीशन वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल टू a I कैप x प्लस j कैप y और z पहले लिखेंगे k कैप z। इसको हमने इस पार्टिकल को ओरिजिन पॉइंट से इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। ये I, J एंड K क्या है, यूनिट वेक्टर हैं x, y, z एक्सिस के अलोंग। ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं I, J एंड K यूनिट वेक्टर, इसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग टू x, y एंड z एक्सिस के। क्लियर है। अब देखिए अगर हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली तो फिर हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और उस पार्टिकल की हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, अब इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव
जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल कर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख लें यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आई इसका एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, फिर जे कैप लिखेंगे, जे कैप आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, फिर इसी तरह के कैप आ जाएगा डी जेड अपॉन डी टी। अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, v, ये वेलोसिटी निकल आएगी, यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी है, तो इसको हम वी एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकल आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम जे कैप लिख दें तो ये हो जाएगा वी वाई और के कैप और यहाँ पर आएगा वी जेड। तो ये हमको क्या पता चल जाएगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, और वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगी। यानी ये इसका मतलब हुआ है मेजरमेंट, यहां पर हम लिख सकते हैं measurement is velocity is कैसे, जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दें यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें तो ये मेजरमेंट वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अगर इसी तरीके से अगर हमें एक्सलेरेशन निकालना है, अब सपोज करिए आपको एक्सलेरेशन निकालना है, तो एक्सलेरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। तो जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, डी आर, ये तो वैल्यू हमने देखी वही वाली उतार लेंगे, डी आर बाई डी टी इक्वल टू आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ कैप इसी तरह के कैप लिखेंगे डी जेड अपॉन डी टी। ये हमने इक्वेशन को नाम क्या दे दें, सेकंड नाम दे दें। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यानी पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, एक्सलेशन डी टू आर अपॉन डी टी टू, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, आई डी टू एक्स अपॉन डी टी टू कर देंगे, जे कैप डी टू वाई अपॉन डी टी टू कर देंगे, यहाँ पर के कैप कर देंगे डी टू जेड अपॉन डी टी टू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव, पोजीशन के सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे ए एक्सलेरेशन, यानी हमें ये क्या पता चल गया, यानी हमने एक तरीके से उस पार्टिकल का क्या निकाल लिया, एक्सलेरेशन, यानी आई, और इसको किससे निकलें, ए एक्स जे ए वाई, और ये क्या हो जाएगा के ए जेड। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, एक्सलेरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और आज जो है अगले टर्न पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम पार्ट पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है ना, काइंड ऑफ टू टाइप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। The simplest frame of reference is Cartesian coordinate system in which the position of particle is
written by 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। हम इनको x, y, z के फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये इसका ओरिजिन हो गया, इसे हम फ्रेम ऑफ एस नाम देंगे। ये 0, 0, 0 यानी ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल लाई कर रहा है, ये पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना है, एक्स, वाई एक्सिस के वाई, जेड एक्सिस के अलाउंग ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। अब ओरिजिन से यहां तक के बीच की ये पोजीशन हम क्या लिखते हैं, आर लिख दें। इस पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, पोजीशन आर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ए आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई और जेड पहले लिखेंगे के कैप जेड। इसको हमने इस पार्टिकल को ओरिजिन पॉइंट से इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। ये आई जे एंड के क्या है, यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, आई कॉमा जे एंड के यूनिट वेक्टर, इसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के। क्लियर है। अब देखिए अगर हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली तो फिर हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और उस पार्टिकल की हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, अब इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल कर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख लें यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आई इसका एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, फिर जे कैप लिखेंगे, जे कैप आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, फिर इसी तरह के कैप आ जाएगा डी जेड अपॉन डी टी। अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, v, ये वेलोसिटी निकल आएगी, यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी है, तो इसको हम वी एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकल आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम जे कैप लिख दें तो ये हो जाएगा वी वाई और के कैप और यहाँ पर आएगा वी जेड। तो ये हमको क्या पता चल जाएगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी और वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है, एक्स वाई जेड के अलोंग वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगी। यानी ये इसका मतलब हुआ है मेजरमेंट, यहां पर हम लिख सकते हैं measurement is velocity is कैसे, जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दें यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें तो ये मेजरमेंट वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अगर इसी तरीके से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, अब सपोज करिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए। तो जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे
तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, डी आर, ये तो वैल्यू हमने देखी वही वाली उतार लेंगे, डी आर बाई डी टी इक्वल टू आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ कैप इसी तरह के कैप लिखेंगे डी जेड अपॉन डी टी। ये हमने इक्वेशन को नाम क्या दे दें, सेकेंड नाम दे दें। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यानी पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, एक्सप्रेशन डी टू आर अपॉन डी टी टू, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, आई डी टू एक्स अपॉन डी टी टू कर देंगे, जे कैप डी टू वाई अपॉन डी टी टू कर देंगे, यहाँ पर के कैप कर देंगे डी टू जेड अपॉन डी टी टू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकेंड डेरिवेटिव, पोजीशन के सेकेंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे ए एक्सलेशन, यानी हमें ये क्या पता चल गया, यानी हमने एक तरीके से उस पार्टिकल का क्या निकाल लिया, एक्सलेशन, यानी आई, और इसको किससे निकले, ए एक्स जे ए वाई, और ये क्या हो जाएगा के ए जेड। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, एक्सलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और आज जो है अगले टर्न पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम पार्ट पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है ना, काइंड ऑफ टू टाइप्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब अगले सेशन में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।